Can check over the notification, Uttara. Is there a reservation or not? I don't know. Okay. पर जर्नल मैंने आपको बता दिया जर्नल में क्या है. Okay. So let us start our lecture. Let me clear this out for you. Now, today's lecture को start करने से पहले I want something from you. ठीक है ना? I want कि मेरे को आप difference बताओ. What is the difference between corrosion and rusting? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है आप फाइनल ईयर में एग्जाम दे सकते हो बेटा. यू कैन गिव एग्जामिनेशन इन द फाइनल ईयर. एनी यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन यू कैन गिव इन द फाइनल ईयर. ओके. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन corrosion एंड रस्ट? इन दोनों में क्या प्रोसेस में क्या अंतर होता है बताइए. Minimum amount of air and excess amount of air, and no, that is not the difference, because basically ये दोनों में ये चाहिए होता है, वाटर चाहिए और एयर भी चाहिए. ओके, व्हाट अबाउट corrosion? देखो, नो नो नो. corrosion जो होता है बेसिकली, रस्ट इज अ टाइप ऑफ corrosion. ओके, स्पेसिफिक टू आयरन. याद रखो हमेशा, हमेशा आयरन को हम रस्टिंग बोलेंगे. यू विल नॉट से रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, यू विल नॉट से रस्टिंग ऑफ जिंक, यू विल नॉट से रस्टिंग ऑफ एनी अदर एलिमेंट. ठीक है, तो रस्टिंग इज स्पेसिफिक टू आयरन. ओके, तो आयरन को जब corrosion होएगी, दैट विल वी विल कॉल एज रस्टिंग. ओके, रस्टिंग बाकी सारे एलिमेंट्स में भी हो सकती है. दोनों टाइम में आपको वाटर चाहिए होगा और एयर की जरूरी चाहिए होगा. ठीक है, बट क्या ये जरूरी है कि रस्टिंग corrosion होने के लिए वाटर एयर ही हो और कोई चीज ना हो? कोई बात नहीं जोबन, बताइए. मेरा क्वेश्चन है, ये तो ठीक बोल दिया आपने कि corrosion होती है और रस्टिंग में ये अंतर है कि आयरन जो है वो रस्टिंग करता है और आयरन की ही corrosion को रस्टिंग बोला जाता है, बाकी और किसी की एलिमेंट को नहीं बोला जाता. दूसरी बात, आपने बोला कि भैया इनकी वाटर और एयर जो होती है ये जरूरी चाहिए होती है. ये नहीं होएगी तो आपके पास रस्टिंग नहीं होएगी. बट मेरा अब सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो, क्या अगर मैं अकेले वाटर रख दूं या अकेला एयर रख दूं, ठीक है, इफ ओनली वी हैव एयर एंड वाटर सेपरेट, तो एक मैंने कील जो है, लोहे का बना हुआ कील है जो, उसको मैंने अकेले वाटर में भिगोया, ऊपर पानी की सतह उसके टच नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ टच नहीं हो रहा. और एक है जो एयर है, ठीक है, उसको वाटर के साथ, वहां पे कोई मॉइस्चर नहीं है एयर में, ड्राई एयर है. वहां पे एक टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा है, एक नेल रखा है, एक मैंने किल रखा है लोहे का बना हुआ. बताइए रस्टिंग किस में होगी, इसमें होगी या इसमें होगी? ये वाटर ओनली है, ये एयर ओनली है? बताइए, बताइए मुस्कान. मतलब वाटर में होएगी या एयर में होएगी या दोनों में होएगी? इसमें भी होएगी या इसमें भी होएगी या दोनों में होएगी? दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आप सबके आंसर गलत हैं, किसी का भी आंसर सही नहीं है. यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी. डन. इज इट इंपॉर्टेंट? For rusting or for corrosion to take place, the important point is water and air simultaneously. अकेला वाटर और अकेले एयर में आपकी रस्टिंग नहीं हुई. Are you getting this point? This is an important concept. लग गई समझ बेटा? Okay, done. Now another question is, let me share something with you. These are important concept, ये याद रखना एक बार. ठीक है, let me share something with you. अच्छा, एक और चीज बताना फिर मेरे को,
हमने गैल्वेनाइजेशन का क्या बोला था? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? अच्छा चलो, वो गैल्वेनाइजेशन से पहले मेरे को बताओ, जो वाटर बनाता है आयरन का, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? रस्टिंग को तो आप बोलते हो ना कि रस्ट हो गया सर जी, ये वाला हो गया, फलाना ढमकाना हो गया, बट रस्टिंग का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये बताइए रस्टिंग का। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट? Fe2O3.NH2O। बहुत बढ़िया। अ, अमित सिंह जी, बिल्कुल सही दुरुस्त उत्तर है आपका, Fe2O3। इसमें आयरन 3 ऑक्साइड लगता है, आयरन 2 ऑक्साइड नहीं लगता है। डॉट XH2O, यानी कि NH2O भी डाल सकते हो, कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्टिंग। डन। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? बताइए। अमित सिंह, आर यू श्योर अबाउट दिस? जो आपने लिखा है वो श्योर है? गुड। जिंक को नोट पे रखेंगे। गुड। जस्ट अ सेक बेटा, थोड़ा सा इशू आ गया मेरे यहाँ पे लैपटॉप में, 1 मिनट को। सो गैल्वेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, कोई भी आयरन के ऊपर अगर बाल्टी लेते हो, अब अगर आप आयरन की, तो उसको मोल्टन जिंक में भिगोया जाता है, ताकि जिंक जो है उसके ऊपर कवरिंग कर दे। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। आपको पता है कि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में किसके ऊपर लाई कर रहा है? आयरन के ऊपर। ओ बेटा जाग। हाँ, डन डन डन। ओके। क्या हुआ सारा? नहीं चल रहा। ओके। सारा जी, जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, आयन फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन आपको बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है जी। डन। तो वाटर अकेला आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपको ऑक्सीजन बाहर से एयर के कांटेक्ट में वो पार्टिकल या वो रस्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो पानी के अंदर ही होगा तो वहां पे भी वाटर पे भी रस्टिंग नहीं हो सकती है अकेले। आपके पास ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसका कोई ना कोई हिस्सा ऑक्सीजन में चाहिए, जो कि
एक्चुअली उसको रस्टिंग कर सके। डन? आर यू डन विद दिस? ओके, तो गैल्वेनाइजेशन जिंक का हो गया, और क्या क्वेश्चन था? हाँ, एक और, व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजेशन, व्हाट प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजेशन? बताइए। टाइम में जस्ट रिवीजन कर रहे हैं वैसे हम ये अभी तक, ठीक है ना? बताइए। एल्यूमिनियम के लिए नो, नॉट, चलो मान लिया एल्यूमिनियम के लिए भी होती है, यूजुअली एल्यूमिनियम के लिए होती है। देखो, जब आपने जिंक बनाया था, आयरन के ऊपर लगाया था, मैंने आपको बताया था जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर है, इसके कारणवश जो जिंक है वो रिएक्ट करके आयरन से पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक जिंक ऑक्साइड की लेयर एक बना देता है। ओके, ये जो जिंक ऑक्साइड है ये काफी रिजिलियंट होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, ये इसकी कवरिंग जो होती है ना ये बड़ी प्रोटेक्टिव होती है, और ये आयरन को छूने नहीं देती। आयरन को, नीचे जो पड़ा आयरन है इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीजन है या वाटर है उसको नीचे वाली सतह पे नहीं जाने देती। इसी कारणवश हम जिंक की कोटिंग करते हैं गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। लेकिन एनोडाइजेशन प्रोसेस यूजुअली हम एल्यूमिनियम के साथ में यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, नॉर्मली अगर आप एल्यूमिनियम को गैल्वेनाइजेशन की तरह आप अगर ऊपर चढ़ाओगे किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के, या किसी भी सॉरी एल्यूमिनियम को अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, सॉरी आप कोई भी यूटेंसिल लेते हो, कोई भी प्रेशर कुकर जो एल्यूमिनियम का बड़ा लेते हो, वो थोड़े दिनों बाद ना आफ्टर सम टाइम्स वो थोड़ा सा डल जा हो जाता है, ठीक है ना? वो डल इसीलिए होता है बेटा क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो नीचे वाले बैठे एल्यूमिनियम को टच नहीं करने देता, एक कोटिंग बना देता है उसके ऊपर एल्यूमिनियम की। एनोडाइजेशन में हम एक और चीज करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस भी करते हैं। आपको ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना? आपको ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवर बना दे। तो आप क्या करते हो, आप लेते हो आ, वही, लेट मी शो यू। ये देखो, एक ऐसा करके बर्तन लोगे, उसमें आप एक एनोड डालोगे, एक कैथोड डालोगे, ये पता ही है ना? विच वन इज द पॉजिटिव वन, एनोड और कैथोड? ये अगर मैंने पॉजिटिव बैटरी के साथ लगा दिया, ये अगर मैंने नेगेटिव बैटरी के साथ लगा दिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया है, यू गेट इट ना? अगर नेगेटिव वाला है तो दैट इज द नोड वन, ठीक है, और अगर पॉजिटिव वाला है तो वो कैथोड वन। नाउ टेल मी, अगर मेरे को एल्यूमिनियम को एनोडाइज करना है, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे को एल्यूमिनियम किस तरफ लगाना पड़ेगा, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ? बताइए, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ? कैथोड नेगेटिव होता है, और नहीं, कैथोड पॉजिटिव होता है यार। कैनोथ इज पॉजिटिव और एनोड इज नेगेटिव। गिव मी द आंसर, जल्दी जल्दी। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, एनोड इज पॉजिटिव, सॉरी, एंड कैथोड इज नेगेटिव, दैट्स डन। सॉरी, इतना पढ़ लिया ना, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, नाउ गिव मी कि एल्यूमिनियम मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं, ताकि मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एक बन जाए? बताइए।
जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस प्रोसेस का मतलब ही एनोडाइजिंग है। मतलब आपको कोई भी मेटल जो रखना है वो एनोड पे ही रखना है। तो यहाँ पे आप डालोगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की परत डालोगे, ठीक है। नीचे चाहे आपने H2O ही डाला है, वाटर ही डाला है, ठीक है ना, या साल्ट वाटर ही डाला है। वाटर में जो ऑक्सीजन और सेपरेट होएगी, ठीक है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। और जब भी आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठी हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। डन डन डन, ठीक है। तो आपने ऊपर क्या बना दिया, एल्यूमिनियम जो प्योर मेटल था आपने, यस अमोड, बट बिल्कुल सही बात। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आपने ऑक्सीजन की परत चढ़ा दी तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, and that will be a protective covering to the any aluminium vessel. Okay, done done done. You understood this concept? ये मेरे को लगा था कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपसे शेयर करने चाहिए, दैट्स व्हाई आई शेयर दिस कंसेप्ट्स, दीज कंसेप्ट्स विद यू। चलने आगे। और अगर मैं कहूं कि कॉपर की रस्टिंग के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जो कॉपर के मटेरियल्स होते हैं, या आपने जो कई बार वो डाली होगी, यहाँ पे मुंदरियां डालते हैं कॉपर की बनी हुई, ठीक है ना। तो कॉपर की बनी हुई मुंदरियों में कौन से कलर की मेरे को बताना, वो बनती है कवरिंग करोजन के कारण, ग्रीन कलर की बनती है, याद रखना। और जो ये ग्रीन कलर है ये दो चीजों से बनता है, और ये ग्रीन कलर की कवरिंग को हम बोलते हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दैट इज बेसिकली नोन एज योर कॉपर कार्बोनेट with a compound of copper hydroxide, OH twice, ठीक है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कोटिंग, ठीक है ना, ग्रीन कोटिंग। और आपको सबको पता है या कि व्हाट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस विल इट बी, विल इट बी ए बेसिक और विल इट बी एसिड, बेस और एसिड, जल्दी बताइए। इज इट अ बेस और इज इट एन एसिड? गुड हरमन। हाँ, इट्स अ बेस, इट्स अ बेस। आपने पता नहीं है, बेस नहीं पढ़ा यार, क्या बात कर रहे हो। NaOH क्या है, कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम OH ट्वाइस, ये सारे क्या है, बेस है। OH वाले बेस होते हैं, याद रखो, और H पॉजिटिव वाले आपके एसिड्स होते हैं। तो अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ या इसको रिमूव करना चाहता हूँ कोरोजन के लिए, तो मैं क्या डालूंगा, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से आप साफ करोगे तो ये जो ग्रीन कलर है आपका ये रिमूव हो जाएगा। डन डन डन। यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एनालाइजिंग केमिस्ट्री। चलिए, we have done this. Now, last time we have finished up till I think alkane, alkene, alkynes. Yeah, यहाँ तक कर लिया था ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस हमने बोला कि जो आप पेट्रोल डालते हो, जो वो है, वो एल्केन के मिक्सचर का बनता है ना। जो आप पॉलीथीन यूज करते हो वो एल्कीन है। जो आप एसिटाइलिन का लैंप यूज करते हो वो एसिटाइल इथीन का है, ठीक है ना। तो ये हमने पहले लास्ट टाइम तक करके आ चुके थे, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू डू समथिंग मोर अबाउट दिस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, जितने भी कंपाउंड्स हैं बेटा, दे सारे के सारे, दे आर नोन एज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, आर नोन एज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसमें CO2 को आप कंपाउंड नहीं बोलोगे। व्हाई वी कैन नॉट कॉल CO2 एज ए कंपाउंड, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन, चाहे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, बट क्योंकि ये चेन्स नहीं बनाती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स नहीं बनाती है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी विल ट्रीट इट एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो जो भी है, जैसे CO2 है, CO3 है,
ठीक है, CO2 हो गया, सी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जितने भी कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आएंगे। ये यूजुअली हम कंपाउंड डील करते हैं किसमें, यूजुअली विद दैट थिंग। ठीक है, तीसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ही बनाए जाते हैं। इसको मोस्टली हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो हमने जब भी कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स होता है खास करके आपका जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड है। यस, CH4 हो गया, CH3C हो गया, C2H5 हो गया, एल्केन, इसमें हम पढ़ते हैं अल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है ना, डन। जितने भी आप अल्केन, एल्कीन, एल्काइंस पढ़ोगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है आपके पास, यस, हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। लेकिन कल ये नहीं है, इसके आगे हमने और भी बहुत कुछ कुछ इसके आज पढ़ना है। इसमें हमने आज आइसोमेरिज्म पढ़ना है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, और हम पढ़ेंगे आज ही व्हाट इज ब्रांच्ड चेन्ड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं और इसी में ही हम आज पढ़ेंगे व्हाट आर साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स की ब्रॉड डेफिनेशंस में आती हैं। ठीक है, उसी तरह आज हम पढ़ेंगे और हेलो अल्केन्स। ठीक है ना, हेलो अल्केन्स, नॉट हेलो अल्केन्स, लेट मी शो। दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बेसिकली इन दो चीजों में डिवाइड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स में। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, उसमें क्लासिकली आज हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स। ठीक है, और इवन हेलो अल्केन्स ये कम अंडर हियर आल्सो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें Cl ग्रुप या Br ग्रुप जो हेलोजन्स होते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये वाली चीजें होगी, सारे के सारा जिसका लास्ट में 7 आता है। ठीक है ना, सॉरी 28727 ऐसे करके जो आते हैं हमारे पास लास्ट में एक -1 की जिनके पास वैलेंसी होती है, दे आर बेसिकली नोन एज योर हेलो अल्केन्स। डन। उसके बाद हमने CHO ग्रुप भी पढ़ा था जिसको आप एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ते हो, OH ग्रुप भी पढ़ा था जिसको आप अल्कोहल ग्रुप पढ़ते हो, COOH ग्रुप भी पढ़ा है हमने जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोलते हो, COO बॉन्ड ग्रुप भी पढ़ा है हमने जिसको आप कीटोन बॉडी भी बोलते हो। ठीक है ना, ये सारे आते हैं फंक्शनल ग्रुपिंग में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, उसमें हम आज आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ब्रांच चेन पढ़ेंगे और साइक्लोहेक्सीन्स या साइक्लो जो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में अब बात जो सेकंड हमने बेसिकली चीज पढ़नी है वो है फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें जो हमने दोनों में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है जिसको हमने, वो है आपके पास खास करके जो आइसोमेरिज्म प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वो मैं जितने करवाता जाऊंगा बस आपने उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, ओके। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, लाइक आपको पता होगा व्हाट इज इथेनॉल। ठीक है ना, इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या यूजेजेस है, हम वो पढ़ेंगे। इथेनोइक एसिड का नाम सुना होगा या जैसे आपने एसीटोन का नाम सुना होगा, वो हम पढ़ेंगे। एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, उसके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, वो पढ़ेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पढ़ा होगा, वो पढ़ेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें याद होना चाहिए, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। याद करो, जब मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, याद है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हो, बेकिंग सोडा, प्रोसेस ऑफ NaCl की जनरेशन कैसे होती है, हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। और NaCl के बाद हमने NaOH बनाया था वहां से, और NaOH के बाद हमने सारे कंपाउंड्स बनाए थे, याद है?
ये सारी चीजें जो आ रही हैं, जब जब हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं इन द टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हमने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कार्बन किस तरह के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस करके आए थे कि किस तरह से कार्बन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन भी आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है ना। तो कार्बन हमारे लिए एसेंशियल लाइफ फॉर्म क्यों है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर एज वेल, ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डन, चले आगे। और हमने बोला था जो भी कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, मैंने बताया था क्यों। हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड जितने भी हमारे पास हैं, ये देख लो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना नीचे है। दूसरा देखा आपने, एक चीज और याद करना, हम आगे जाके इसको और भी पढ़ेंगे वैसे। जैसे अगर मैंने मीथेन लिख दिया यहाँ पे, अगर मैंने इथेन लिखता, फिर मैं लिखता प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन। ठीक है ना। तो ये अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं कौन से ग्रुप को बता रहा हूं, क्या कौन सा ग्रुप है ये? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एन ग्रुप है ना। एन ग्रुप वाला कौन सा ग्रुप होता है? एल्केन्स। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स। ओके, तो एल्केन्स में सिंगल ग्रुप होगा कि डबल ग्रुप होगा या ट्रिपल ग्रुप होगा, बताइए। ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा ग्रुप होता है इनमें? ए एन ई, सिंगल बॉन्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, जितने भी हमने आप करे हैं मीथेन, प्रोपेन, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यानी कि जैसे जैसे मैं 7वें या 8वें कार्बन तक जाऊंगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया बेटा, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी राइज करेगा। इसी तरह ये तो डिफरेंट है ना, जैसे इथाइल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ट्राइक्लोरोमीथेन जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इथेनोइक एसिड में COOH पड़ गया। ठीक है ना। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, कार्बन बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी राइज करेंगे। डन, ओके। ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बट मैं अगर बात करूं विद इन द अल्केन्स और विद इन द अल्कीन्स एंड विद इन द अल्काइंस एंड विद इन द फंक्शनल ग्रुप्स एज वेल, तो अगर मैं बात कर रहा हूं C2CH4, फिर C2H8 एंड C3H कितना हो जाएगा, नहीं, C2H6 है ना, C3H8, C4H10। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैंने ये सारे फॉर्मूले लिख दिए एल्केन्स के। इसी तरह अगर मैं एल्कीन्स की बात करूंगा, एल्कीन्स में क्या आ जाएगा, C2H कितना आ जाएगा, 3 के 4, 2, 2। डन। उसके बाद जैसे भी एल्केन, एल्कीन, एल्कीन की जितने इथीन, वो आएगा, सारे का सारा आएगा CH। ठीक है, जितने भी इथीन, इथीन, अथाइन, अथीन है, जितने भी सारे आ जाएंगे। उसके बाद C2H2 ये आएगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, जितने भी आते हैं बेटा ये अल्कीन, अल्काइन, अल्काइंस। उसके बाद अगर ग्रुप बात करो C2H5OH है जैसे, ठीक है, उसी तरह C3H7OH है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, जिसके साथ OH ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह जिनके साथ CHO ग्रुप है, इथेन, इथीन, अथाइन, अथाइन, सारे के सारे। ठीक है ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, मीथेनल। ठीक है ना,
ब्यूटेनल, उसके बाद पेंटेनल, इसी तरह से नीचे नीचे कीटोन, ओ एन ई वाला सी डबल ओ ग्रुप है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये बखरा हो जाएगा। सी ओ ओ एच ग्रुप है जिसमें एसिड सारे के सारे, ये सारे के सारे ध्यान देना। जैसे जैसे एक तो मैंने आपको बता दी कि जैसे जैसे नीचे जाओगे हाइड्रोकार्बन्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स बढ़ेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा। जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट राइज करता है तो हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। बट जब भी आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के में देखोगे, यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा ये से ये से ये, आगे से आगे, ठीक है ना, विद इन द सेम अल्केन या अल्कीन या अल्काइन ग्रुप, विद इन द सेम, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिमार्केबली सिमिलर रहेंगी। ओके, तो अगर मैं CH4 को टेस्ट कर रहा हूं उसकी प्रॉपर्टीज और C2H H6 H2N C2H2N H2 H2 is 2 to 4 4 to 6 H6 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो C2H6 हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इसी तरह प्रोपेन हो गया, इसी तरह ब्यूटेन हो गया, इसी तरह हेक्सेन हो गया, ठीक है ना। सारे के सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज वुड बी लाइक सेम, ठीक है। ओके, डन। और जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड, ये आपको पता ही था ना, बताया था। और जितने भी डबल बॉन्ड होने वाले होंगे उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। डन डन डन, ये हम पहले करके आए थे। डन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलिए आगे चलें। इसी प्रकार ना, जैसे ये कराया था मैंने आपको, इसी प्रकार जो CH ग्रुप में वाले होंगे सारे के सारे, या मीथेनॉल वाले ऑल वाले ग्रुप में होंगे, अल्कोहल ग्रुप पे होएगा, चाहे COH का, इनका सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी ही रहेगी। खुद चेक करो, अगर आपके पास एसिटिक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, मीथेनोइक एसिड है, ठीक है ना, जितने भी अगर आपके पास एसिड है उनको वो रेड लिटमस को ब्लू करेंगे या ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, बताओ। एसिड्स है ना, तो रेड को ब्लू करेंगे या ब्लू को रेड करेंगे, बताइए। लग गई समझ। तो दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप। ओके, डन डन डन। ओके, so we have understood this concept. Let's move ahead. Organic compounds occur in all the living organisms like plant and animals, हम पहले बात करके आए थे। हमने बात की है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड दो दे कंटेन कार्बन या कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बाइड्स, दे आर आल्सो कार्बन कंपाउंड्स बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज कि उनका जो रिएक्शंस है, उनकी जो ऑर्गेनिक में, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक जैसे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को और कार्बन ऑक्साइड को चेक करोगे, याद करो इधर, लेट मी चेक, यहाँ पे राइट करने दो। If you are comparing the properties of CO2 and CO, they are remarkably different. Okay, डन। तो CO2 की कैपेसिटीज या CO2 की जो रिलेशन है अपने नीचे वाले भाई बंधु के साथ एक जैसा नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। इसीलिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स चित्रों, इनको एक तरह से ग्रुप नहीं कर सकते हैं। यू विल नॉट ले से कि भाई पहले CO आया, फिर CO2 आया, फिर CO3 आया, तो हम तीनों को एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी केमिकली। नो, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट 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 है। Okay, so that is why they are not included under the organic chemistry. For grouping under organic chemistry, you need to have certain consistent level of uh, physical chemical properties. Okay, not physical but chemical properties. Okay, done done done। चलें आगे, बताइए, समझ लग रहा? गुड गुड गुड।
अच्छा, एक बार और मेरे को याद आपको करानी, थोड़ी सी नेमिंग करा देता हूँ ताकि आप घबराओ मत कभी भी IUPAC का नेम सुन के, कोई भी अगर आप नेम सुनते हो तो घबराओ मत, ठीक है ना। ये अल्काइल और एल्कीन जो होते हैं ना, ये देखो याद था, देखो CH4 इज एल्केन, यू नो, है ना, ठीक है ना, ये सबको पता है ना। ये कौन सा है, ये अल्केन है, और कौन सा है, ये मीथेन है। फर्स्ट कार्बन है ना, एक कार्बन को एमेथ बोलते हैं, तो एन है, ठीक है ना। अगर मैं ये H हटा दूं, एक H हटा दूं, तो ये अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब ये अनस्टेबल जो होगा, ये रिएक्ट कर सकता है, ये CH3 ग्रुप बना, जो यानी कि ये अगर ये कार्बन है, तो तीन जो कार्बन है यहाँ पे H लगे हुए हैं, एक जगह खाली है। जो एक जगह खाली है, ये बड़ा तत्पर रहेगा कि मैं कोई भी एक, अगर मेरे को Cl मिल रहा है तो मैं Cl के साथ मिलकर कंपाउंड बना लूं, या Br के साथ मिलकर कंपाउंड बना लूं, या अगर और कुछ नहीं तो मैं दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कंपाउंड बना लूं। याद रखो, तो जो ये CH3 है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। अकेले को, जो अकेला पड़ा होता है, मिथाइल ग्रुप क्या बोलते हैं, याद रखो, थाइल, THYL, मिथाइल, ठीक है ना। और अगर अकेले से हमारे पास C2H5 ग्रुप पड़ा हुआ है, C2H5 कौन सा ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप। आर यू गेटिंग दिस? अगर C3H7 पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वी विल कॉल दैट एज प्रोपेनाइल ग्रुप, प्रोपाइल, सॉरी, प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपेनाइल नहीं, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? ठीक है। मोस्टली हम ये दोनों को पढ़ते हैं, यहां तक हमने नहीं जाना है, इसके आगे नहीं जाना, ठीक है ना। इथाइल और मिथाइल ग्रुप, डन। बट ये समय लग गया आपको? ओके, दैट्स गुड। नाउ लेट्स यूज देयर इंपॉर्टेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इनको क्यों पढ़ते हैं हम भैया, ठीक है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड देम। ओके, सो वी नीड देम। ये साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन एक बार बाद में पढ़ते हैं, लेट अस टू फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेमिंग प्रोसेस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेमिंग प्रोसेस, ये देखो, अगर मेरे को C4H10 को देखना है, तो मैं क्या, इसको C4H10 या इट इज क्या है, ये बताओ किसका फॉर्मूला है C4H10, क्या इसमें डबल बॉन्ड है कहीं पे, नहीं, तो इसको मैं ब्यूटेन लिख दूं। चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, तो चार कार्बन को क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन, अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वी कैन से ब्यूटाइन। ओके, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ओके, डन डन डन। एक बात याद रखो, यहाँ पे कॉमन नेम जो होता है ना इसका, IUPAC इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये आप बोलोगे, मैं भी बोलूंगा, और अगर कोई चाइनीज बंदा बोल रहा है वो भी इसको ब्यूटेन ही बोलेगा, ब्यूटेन कॉमन नेम है इसका, ठीक है जी, सॉरी, IUPAC नेम है, कॉमन नेम। मैं अपना नाम रवि भी लिखता हूँ, कोई मेरे को हैरी बोलता है ना, ऐसे करके। तो कॉमन नेम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, IUPAC नेम सारे का सबका सेम ही रहेगा, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कॉमन नेम इसका एन ब्यूटेन है, एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। वाई वी कॉल एस एन ब्यूटेन, ये हम अभी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का, तब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। एन, एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ये याद रख लो। एन पेंटेन का मतलब नॉर्मल पेंटेन, इसका मतलब कुछ और वैरायटीज भी होती हैं पेंटेन की, बट हम ये लॉन्ग चेन की बात कर रहे हैं। डन डन डन, यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? कोई डिफिकल्ट तो नहीं बोला मैंने अभी? गुड। अब हम चलते हैं ब्रांच में, नॉर्मल की बात होगी, अब हम ब्रांचिंग में आते हैं। देखो, इस कंपाउंड को किस तरह से लिखोगे, एक दो तीन चार है वैसे इसमें, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड को लिखने के लिए, जैसे ब्रांचिंग आता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन हाइड्रोकार्बन इज इट्स ब्रांचिंग लेवल। लेट मी रिमूव दिस ऑल।
वाई वी डिफर हाइड्रोकार्बन्स को हम ऐसा इतना एक्सटेंसिवली क्यों स्टडी करते हैं, या कार्बन कंपाउंड्स को इतना एक्सटेंसिवली क्यों स्टडी करते हैं। ये वाली एग्जांपल देखो इसमें, ये वाली मैंने बताई थी ना हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप्स की। हाइड्रोकार्बन बहुत सारी चीजें एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्रांचिंग बोला था, ब्रांच बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, इसके आइसोमेरिज्म भी बनाते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बनाते हैं। इस कारणवश हमें इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं ये कंपाउंड बना रहा हूं, सपोज लेट मी एक्सप्लेन ऑन द यहाँ पे, तो CH3 CH और इसके साथ में एक ग्रुप डाल दिया ये वाला। जब भी आपने इसको कार्बन को नाम देना है, इसका नामकरण संस्कार करना है, तो आपने देखना है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कहां पे बन रही है, इकट्ठी चेन। तो ये 1 2 3 इस तरफ ले लो, 1 2 3 इस तरफ से ले लो, 1 2 3 इस तरफ से ले लो, हर जगह से 3 ही कार्बन बन रहे हैं। ओके, और जब भी आप यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, ओके, लंबी चेन से, ये चाहे राइट से स्टार्ट करो चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो, आपका जो बीच वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, जो बीच में जो भी ग्रुप लगा होता है, ये CH3 लगा तो हम इसको मिथाइल बोलेंगे, C2H5 लगा तो हम इसको इथाइल बोलेंगे, इथाइल, ठीक है ना। तो जब भी जो भी ऐसा चीज लगी होती है, लेट मी क्लियर दिस आउट, तो उसको आपने किस तरह से नाम देना है। अगर एक दूसरे नंबर पे लगा है मिथाइल ग्रुप, तो वी विल कॉल दैट एज 2 मिथाइल। मिथाइल को जितने भी जो CH3 लगा है या चाहे वो C2H5 लगा है, उसको आपने लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, लोवेस्ट पॉसिबल। ये क्या चीज होती है ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब ये समझ लग गया पहले, इसका नाम 2 मिथाइल, और प्रोपेन, प्रोपेन क्यों है, प्रोपेन मतलब 1 2 और 3 है, तो 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेन आ गया, सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो एन आ गया। मिथाइल किस ग्रुप पे लगा है, कौन सी पोजीशन पे लगा, सेकंड पोजीशन पे लगा, तो मिथाइल इज सेकंड पोजीशन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नामकरण संस्कार समय लगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है ये वाला, है ना, तो इसको अगर राइट से शुरू करते हो चाहे लेफ्ट से शुरू करते हो, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है ना। 1 2 3 4 इस तरफ से शुरू करते हो, 1 2 3, तो मिथाइल ग्रुप इसमें 3 पे आ रहा है, इसमें 2 पे आ रहा है। हमने क्या बोला है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, तो ये वाला मेथड ही हम यूज करेंगे। डन डन डन, लग गई समझ ब्रांचिंग की, ठीक है। गुड गुड गुड, ओके। तो हम इसको बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको 3 मिथाइल ब्यूटेन हम नहीं लिखेंगे। डन डन डन, देखो अब इसका एक प्रॉपर्टी हम यहां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ब्रांचिंग की जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। तो सोचो मैं पेंटेन बना रहा हूं, पेंटेन बनाने के लिए मेरे को CH3 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, लास्ट में CH3। डन। व्हाट इज दिस कंपाउंड नेम्ड, ब्यूटेन। डन। और अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो N ब्यूटेन लिख दूं इसको, नहीं यार पेंटेन है, क्या बात कर रहे हो, इट इज N पेंटेन, हाँ सॉरी, N पेंटेन, ब्यूटेन ये 4 नहीं 5 कार्बन है ना, N पेंटेन लिख दूं। डन। इफ आई डू वन थिंग, CH3 ऐसे का ऐसे रहना दिया मैंने, CH2 वैसे का वैसा रहने दिया मैंने, और H की बजाय यहां पे मैंने CH3 ग्रुप डाल दिया, यही वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया, H की अरेंजमेंट चेंज होगी, ये लग गया समझ। ये H इधर चला गया, CH आ गया, तो थर्ड नंबर वाला यहाँ पे चला गया, यहाँ पे फिर CH2 वैसे का वैसा रह गया, CH3 से ऐसे का वैसा रह गया,
व्हाट डज इट विल बिकम? अब इसकी नामकरण संस्कार करो। या समझ लग गई अब? वाई वी लाइक वी से एन पेंटेन एंड हियर वी से 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, बट ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नीचे को लगा है, ये पेंटेन नहीं है। समझ रहे हो? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाएंगी ब्यूटेन की। डन डन डन, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट ना? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। समझ लग गया ये? मैंने कुछ नहीं किया, अरेंजमेंट ऑफ अंदर हाइड्रोजन थे ना, उनको चेंज कर दिया था। ये जैसे हाइड्रोजन है, यहां से यहां चला गया एक हाइड्रोजन, तो ये CH3 बन जाएगा। ये CH3 बन गया तो मैंने यहां पे लगा दिया CH3, क्योंकि ये फिर नहीं तो कार्बन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो हमने CH3 को नीचे कर दिया। आई एम डन, आई एम ओके बेटा। तमन्ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और समझ लग गया जनता जी? यस, गुड गुड गुड। चलिए, बोलते रहा करो ऐसे। अब मेरे को कोई बंदा इस बंदे का नामकरण संस्कार करके बताए। देखो, इसमें ध्यान रखना, इथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो कहां से शुरू करेंगे बताइए? लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेंज कहां से बन रही है? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। कहां से बन रही है बताइए? किस तरफ से बन रही है? और कितने कार्बन है ये बता दो मेरे को पहले। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने लिखूंगा मैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 तो हेप्ट आ गया, हेप्टेन। ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब मेरे को पोजीशन बतानी है कि कहां कहां पे ये आएगा। तो बताओ कैसे पोजीशन बताऊंगा इसकी मैं? जल्दी जल्दी बंदा, जल्दी जल्दी। इरेजर। 2 3, वेरी गुड। तो इस तरफ से अगर मैं चलता हूं, वेरी गुड, बहुत सही बच्चा, आपको समझ लग गया सारा, दैट्स वेरी गुड। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक है, तो हेप्टेन तो आ गया। अब बात है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप सेकंड और थर्ड नंबर पे लगा, तो लोवेस्ट पॉसिबल यही होगा, हम इधर से तभी नहीं स्टार्ट करते। ठीक है ना? तो पोजीशन क्या है? 2 और 3। अब मिथाइल ग्रुप एक है या दो है? दो है ना, तो हम डाई मिथाइल बोलेंगे। डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और साथ में क्या लिखेंगे? पहले लिखते होते हैं इथाइल, 4 इथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, और हेप्टेन। डन। हमेशा जो इथाइल ग्रुप है वो पहले लिखना है। अगर इसके नाम साथ में प्रोपाइल ग्रुप भी लगा होता है तो प्रोपाइल को पहले लिखते। डन डन डन। तो 4 इथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, हेप्टेन। क्या बहुत डिफिकल्ट है इसको करना? अब बहुत बड़ा नाम आ जाए तो समझ सकते हो ना बात। डन डन डन। अच्छा चलो, ये कर लिया है हमने, इतना बड़ा कर लिया है, तो ये छोटा सा भी करके बताओ मेरे को। व्हाट इज दिस? ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस कंपाउंड्स की पोजीशन चेंज कर दी है। जल्दी जल्दी। पहले कितने कार्बन है लॉन्ग, कितने कार्बन की लंबी चेन है सबसे बताओ पहले। 3 कार्बन है, दिख गया? तो प्रोपेन आ गया। गुड। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कितनी बड़ी बात है देखो। वो लगा समझ को बाकी सबको? बताऊं ये? 1 2 3। ठीक है ना, चाहे 1 2 3 कर लो,
लंबी चेन तो यही बन रही है, तो दोनों में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ सेकंड में, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नामकरण कितना आसान है, देखो, केमिस्ट्री इज इजी, एज इजी, है ना, आसान लग रही है। किसी को ना समझ लग रही हो वो भी बता दे भाई। इट्स इजी, वैसे काफी इजी है, ठीक है। बस अगर वहां पे C2H4 को और C3H6 को लिखना होगा तो यू गेट माई पॉइंट ना, किस तरह से लिखेंगे हम। कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन याद रखो। और जो IUPAC नेम है इसका इथीन है। इथीन का मतलब समझ लग रहा है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्रोपीन एंड प्रोपाइन समझ लग गया, प्रोपाइलिन एंड प्रोपीन इज वन एंड द सेम थिंग, कॉमन नेम का फर्क है बस, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं इथाइन, इथाइन का मतलब क्या होता है, एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम आप इस नाम से जानते हो, एसिटिलीन, बट इज बेसिकली नथिंग बट इथाइलिन। डन डन डन, ओके। जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, याद रखना, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगता है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन लगता है। तो इनका जो सबसे नीचे वाला मेंबर भी होगा ना, वो होगा ये वाला, ईथ से शुरू होगा, 2 कार्बन चाहिए कम से कम। तो यू विल नॉट से मिथीन, मिथीन इज नॉट ए कंपाउंड। तो अगर आपको पेपर में लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, और आपको दिया गया है फिनॉल, फिनॉल दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है बेंजीन, ठीक है ना, फिर आपको दे दिया गया है मीथेन, फिर आपको दे दिया गया है मिथीन, तो कौन सा इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बताओ मेरे को, बताइए बताइए बताइए। लग गया समझ, अरे क्या बात कर रहे हो यार। यस, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव मिथीन, ठीक है ना। यू हैव मीथेन बट यू विल नॉट हैव मीथीन, ये कार्बन कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके साथ में लगा हुआ ENE, ENE का मतलब होता है इस पे 2 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। अगर कार्बन 2 हो गए तो वो तो इथाइन बन जाएगा, या इथाइलिन जिसको आप बोलते हो, या इथीन जिसको बोलते हो आप। डन, इट विल नॉट फॉर्म मीथीन, ओके। इसी तरह मिथाइन भी नहीं हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लग गया बेटा समझ, चले आगे, ओके ओके, दैट्स गुड। मूविंग अहेड, नाउ वी फोकस अपॉन अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, हमने अभी बात करके आए, ये देखो, ये क्या है, ब्यूटेन ना, और ये क्या है, लग गया समझ। क्या किया था मैंने, अभी आपको एग्जांपल दी थी ना, अभी अभी जब आपने मेरे को बताया था इसका केमिकल नंबर क्या होता है। यस, तो व्हेन देयर आर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आर द सेम, तो इसका केमिकल फॉर्मूला अगर मैं पढ़ूं, इसका इसका भी C4H10 है, और इसका भी C4H10 है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बट अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट, अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। इसका नामकरण आपने किया था 2 मिथाइल ब्यूटेन के प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना, और इसका आपने किया था ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन जिसको बोला था। इसको आप कॉमन नेम इसका, ये आपका दोनों का IUPAC नेम है, ठीक है ना। अब अगर आप मैं इसका कॉमन नेम देखूंगा तो वो कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटेन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये, आइसो ब्यूटेन, आइसो मतलब सेम, है तो ये बुटेन का ही है, सिर्फ CH3 रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स किया मैंने। तो ये ऐसे चीजों को मैं बोलता हूं आइसोमर्स, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि ब्यूटेन का आइसोमर है 2 मिथाइल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। डन, लेट मी लेट मी अगेन टेल यू समथिंग।
तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, होमोलोगस सीरीज, वेरी गुड इंद्रजीत सिंह कौर, they have the same molecular formula but different structures. They are known as isomers. Structurally they are different, but they have the same chemical molecular formula, so that is known as your isomers. ठीक है ना? ओके, डन डन डन। अब इसकी यूजेस कहाँ करते हो, आपको पता होगा। जो आप घर में एलपीजी सिलेंडर लेके आते हो, एलपीजी में, एलपीजी गैस में जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन होता है, ठीक है ना, एन ब्यूटेन, और होता है आइसोब्यूटेन। सबसे ज्यादा आइसोब्यूटेन, आइसोमर्स होते हैं वहां पे। डन, सॉरी फॉर द राइटिंग। ओके, अभी ये जो चीजें हैं आइसोब्यूटेन, दे फॉर्म 75% ऑफ योर एलपीजी। ओके, डन। 75% आपकी एलजीबी इज नथिंग बट ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, थोड़ा सा प्रोपेन भी होता है, बट प्रोपेन आपका 25% से कम ही होता है, ठीक है जी। ओके, 24.5% होता है टू बी एग्जैक्ट, और लास्ट वाला 5% होता है आपका 0.5% इथाइल मरकैप्टेन। कभी कभी पूछ सकते हैं क्या क्या यूजेज होती है मरकैप्टेन। अब ये क्यों करते हैं इसका समझ लो बात। देखो, जो ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है और प्रोपेन है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये तीनों ही ज्वलनशील पदार्थ है। याद रखो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ हैं। कौन से? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड योर प्रोपेन। प्रोपेन का तो नाम बड़ा सुना होगा आपने, प्रोपेन का टैंक है, ये वो का टैंक है, ठीक है ना। तो ये तीनों का मिश्रण को हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ से मिलती है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलती है, जो आप बाहर से तेल निर्यात करते हो, कच्चा तेल निर्यात करते हो, जिसको आप क्रूड ऑयल बोलते हो। जब आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, उसके दौरान आपके पास एलपीजी मिलती है आपको, उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें क्या क्या मिला होता है, इसमें सारे के सारे आपके एल्केन्स मिले होते हैं और आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स मिले होते हैं। डन, ये तो हो गया। फिर आपने ये को ये नहीं पूछा सर ये क्यों डालते हैं हम इथाइल मरकैप्टेन, बताइए बताइए बताइए, किसी को पता है व्हाई वी ऐड इथाइल मरकैप्टेन इन योर सिलेंडर्स? क्योंकि ये तीनों गैसें आर नॉन पंजेंट स्मेल्स, ठीक है ना। ये स्मेल, इनकी कोई स्मेल नहीं होती है, नो स्मेल, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव एनी स्मेल। तो अगर कहीं पे लीक हो जाए आपकी गैस, ठीक है, एलपीजी का सिलेंडर लीक हो रहा है, आपको इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज कर डाल दिया है। ये जो है इथाइल मरकैप्टेन, ये बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होता है। आपने गैस की स्मेल सबने सूंघी होगी, है ना। तो जो गैस की स्मेल आती है वो सिर्फ इसी के कारण आती है। और इसको बीच में क्यों डाला जाता है कि गलती से आपसे गैस ऑन रह गई तो दिवाली वाला पटाखा जैसे फूटता है वैसे फूटेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ना हो, दिवाली आपकी घर में ना मनाई जाए, है ना। तो वो गवर्नमेंट क्या डाल देती है उसमें, इथाइल मरकैप्टेन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ये इंफॉर्मेशन समझ लगी? ओके, तो ये लिख लेना नाम, इथाइल मरकैप्टेन क्या होती है और एलपीजी की कंपोजिशन क्या होती है। बेसिकली इसमें तीन चीजें होती है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। डन डन डन, सो वी हैव डन दिस, है ना। ओके, इसी तरह, और ये तो एक एग्जांपल है। हमने बोला कि भैया जो ब्यूटेन है उसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसी तरह पेंटेन के जो है उसके तीन आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन समय लग गया, CH3 इधर, बाकी बीच में 3, CH2 तो तीन बीच में, और बीच में CH3। यही जो CHI एक H उड़ के यहां पे चला जाएगा तो CH3 ग्रुप बन जाएगा, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो इसका नामकरण संस्कार बोल दो ट्यू मिथाइल ब्यूटेन।
डन। फिर क्या होगा, ये H यहां पे भी तो है, ये भी तो यहां जा सकता है, ठीक है। ये CH3 के, फिर जो CH3 है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बना देगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समय लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन था, ये ब्यूटेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, एक कार्बन और आ गया, ठीक है ना। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, फिर आइसो पेंटेन, फिर जब तीन आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं नियो पेंटेन। डन डन डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ओके। तो एक इसकी आइसोमर की खास प्रॉपर्टी ये होती है, याद रखना, कि जितने भी आइसोमर्स हो निकलेंगे आपके पास, आइसोमेरिज्म, कभी भी ये मीथेन के लिए नहीं होगा, इथेन में नहीं होगा, प्रोपेन में नहीं होगा। डन डन डन। इथेन, मीथेन और प्रोपेन। क्यों ऐसा नहीं होता भैया जी? बिकॉज मिथाइल ग्रुप को लाने के लिए भी आपके पास कार्बन एटम चार, कम से कम चार एटम चाहिए आपको। तो चार वाला जो है हमने पढ़ा वो ब्यूटेन ही होता है। तो ब्यूटेन से आपका आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, पहले नहीं कर सकते हो आप। ये डन लिख लो, ये लाइन लिख लो। No isomerism is possible in methane, ethane and propane because they contain only one or two or three carbon atoms respectively. ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप कहां जाके अटैच करोगे अगर आप प्रोपेन भी यूज कर रहे हो, या अगर आप डबल वो यूज कर रहे हो, सॉरी, इथेन यूज कर रहे हो, तो आपके पास जगह नहीं है अल्काइल ग्रुप लगाने की कहीं पे। तो इनका हम आइसोमेरिज्म इनके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आइसोमेर आपके सिर्फ ये ब्यूटेन से ही बनना स्टार्ट होते हैं और आगे आगे बनते जाते हैं। डन डन डन। दे विल हैव same chemical properties but different physical properties. Okay, that's why इनका यूजेजेस हम पढ़ते हैं ब्रांचिंग के। डन डन डन। ये अंडरस्टैंड कंसेप्ट समय लगा बेटा? चले आगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे, ठीक है ना, जैसे अगर मैं मिथेन से इथेन में जाऊं तो कितना डिफरेंस है, अगर इसको मैं देखना चाहूं, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का, CH2 का ना। इससे आगे जाओ, इससे और इसमें क्या अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है। इससे आगे चलो, कितना अंतर है, CH2 का अंतर है। इससे आगे चलो, CH2 का अंतर है। ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर सेम होता है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर ओनली बाय CH2। ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे ये होमोलोगस सीरीज है एल्केन्स की। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरह की होएगी, तो इसका मतलब है ये भी ज्वलनशील है, ये भी ज्वलनशील है, ये भी, सारे के सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। पर एलपीजी में क्या है, एलपीजी में ये दो होते हैं और इसका आइसोमर होता है ब्यूटेन का। डन डन डन। यू यू गॉट दिस पॉइंट ना। इसी तरह से एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है, इसी तरह से अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज है, इसी तरह फंक्शनल ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज है। डन। समझाने वाली बात तो नहीं है यहाँ पे कोई? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, चलो ये पढ़ लेते हैं। एक तो हमें पता है कि जो नेक्स्ट इन चेन होगा वो पहले वाले चेन से कितने में अंतर होगा, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। ये अंतर स्थायी रहेगा, ये अंतर चेंज नहीं होना। तो अगर आप मीथेन से ब्यूटेन जा रहे हो या ब्यूटेन से आप जा रहे हो पेंटेन में, तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का ही अंतराल रहेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, all the members of the homologous series can be represented by same general formula like CnH2n plus 2। ओके, ठीक है। और सब में अगर आप देखो CH2 में अंतर आता ना, तो अगर मैं बोलूं मिथेन का मॉलिक्यूलर मास और इथेन का मॉलिक्यूलर मास में कितना अंतर होगा, तो अंतर होगा 14 नंबर का। क्यों होगा 14 नंबर का? देखो कार्बन कितना होता है, C12, ओके, मास उसका एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1।
तो 2 एटम है तो +2 कर लो 14। तो जितना भी आप देखोगे मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास देखोगे, इथेन का और मीथेन का दोनों में अंतर कितना होगा? हमेशा 14। मीथेन से इथेन से अगर आप ब्यूटेन में जाते हो, अंतर कितना होगा? 14। लग रहा समझ ना? All compounds of homologous series show similar chemical properties. डन। सारे के साथ मिथेन, इथेन, प्रोपेन जो ज्वलनशील पदार्थ होंगे, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एक जैसे रिएक्शंस करेंगे। तो ये नहीं है, तो ये मेरे बात याद रखना। तो ये नहीं है कि अगर आपको कोई रिएक्शन लिखनी है इथेन के साथ में, C2H6 के साथ में, या CH4 के साथ में, ठीक है ना? तो अगर आपने CH4 की रिएक्शन कर दी तो मतलब इसके साथ भी इसी तरह रिएक्ट करेगी, प्रोपेन के साथ भी उसी तरह रिएक्ट करेगी, वही कंपाउंड। और वही कंपाउंड जो होगा वो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सबके साथ एक तरह ही रिएक्ट करेगा। तो अगर आप CH4Cl को रिएक्ट करा रहे हो क्लोरीन के साथ में, तो एक तरह का ही कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे भी एक तरह का ही कंपाउंड बनेगा, सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड ही बनेंगे। डन डन डन। लास्ट बट नॉट बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ खास करके अल्केन्स इज that they show a gradual change in their physical properties with increasing molecular mass। वही मैंने बताया था ना आपको, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, उसी प्रकार की आपकी डेंसिटीज पे भी असर पड़ेगा। डेंसिटी बढ़ जाएगी, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कुछ साथ साथ में चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, डिफिकल्टी तो नहीं ना लग रही? ठीक है, अब हमने पढ़े हैं अभी तक हाइड्रोकार्बन्स। बता दो जो अगर डिफिकल्टी लग रही है, अगर कोई चीज रिपीट करनी है तो करूं कुछ रिपीट? गुड है, अभी तक समझ लग रहा है? क्लियर, गुड। बोल दिया करो भैया। ठीक है, अच्छा। हमने पढ़ा भैया हाइड्रोकार्बन्स में अभी तक क्या क्या होता है। एक चीज रहेगी हाइड्रोकार्बन्स में, आइसोमेरिज्म भी पढ़ रही है, ब्रांच चेन भी पढ़ रही है, और एक बड़ा अब साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हमने वैसे पिछली बार भी थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक मतलब ब्रांच तो हमने करके देख लिए। एक तो होता है लॉन्ग चेन, 3 तरह के हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं। देखो, लॉन्ग चेन का मतलब होता है जैसे CH3 ऐसे लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, फिर लास्ट में CH3 डाल दिया, है ना? तो व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बिकम 3 2 5 पेंटेन। ठीक है ना? और जब मैंने आपको ये करवाया था, पेंटेन करवाया, तो मैंने आपको बताया कि एक आप नीचे भी CH3 लेके आ सकते हो, यहां से CH3 उड़ा दो, एक CH3 यहाँ पे ले आओ। ठीक है ना? तो आप आइसोमेरिज्म बना देते हो, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग का कंसेप्ट। ठीक है, एक चीज और भी आती है भैया, अगर आप कोई इस तरह का शेप भी तो बना सकते हो। यू गेट इट? व्हाट इज दिस? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 2 2 4 1 5, तो ये पेंटेन बना दिया मैंने। समझ रहे हो? ये साइक्लिक इन नेचर आ गया, या हेक्सेन बना दिया, ये आ गया। थोड़ा सा समझ लो भावनाओं को। तो ये 6 कार्बन है, कैसे कार्बन का पता चलता है? ये देखो, एक कार्बन, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड और पांचवा बॉन्ड। तो हम ये साइक्लिकल आ गया, तो इसको हम साइक्लोपेंटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी साइक्लिक है, ये 6 कार्बन है, तो C6H6 होगा, तो वी विल कॉल दैट एज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? वेरी गुड, ओके। व्हाट वी विल डू, अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, एक यहाँ पे, एक छोड़ के एक यहाँ पे, एक छोड़ के एक यहाँ पे, व्हाट वी विल कॉल दैट एज? यस, बेंजीन। वेरी गुड। तो ये बेंजीन क्या है? एक साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? साइक्लोहेक्सीन।
आर यू गेटिंग दिस वन? डन डन डन। ओके ओके ओके। तो अगर आप इसके ऊपर इसी तरह मतलब अगर आप बेंजीन के ऊपर एक और ग्रुप लगा देते हो, बेंजीन तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हम्म, अच्छा, ये बेंजीन लग गया। अगर यहाँ पे ओ एच ग्रुप डाल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओ एच। इसका कॉमन नेम है फिनॉल। डन डन डन। फिनॉल। बेंजीन क्या है, समझ लग गया? बेंजीन के ऊपर अगर मैंने एक एच निकाल के ओ एच डाल दिया, उसको क्या बना दूंगा मैं? फिनॉल। ओल से क्या समझ लगता है कि ये अल्कोहल ग्रुप है। फिनॉल आप यूज करते हो ना, ठीक है ना? ओके। फिनॉल की स्मेल होती है, देखी कभी आपने? है ना? तो जितने भी साइक्लिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी एक क्लासिकल एक प्रॉपर्टी होती है, वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इनको बोलते हैं एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स। डन डन। एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स। डन। फिनोल हो गया जैसे। इनकी अलग से एक खुशबू आती है, आपको अलग से एक कंपाउंड है ये। एक इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। इसी तरह से बेंजीन की आती है, इसी तरह से पेंटेन की आती है। डन। तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। फिनोल आ गया, ठीक है? ओके। डन डन डन। यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? सो ये हमने स्टार्ट, अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अगर ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है? और इसका हेक्सीन का क्या नाम है? कॉमन बेंजीन। बेंजीन को अगर आप ऊपर ओ OH डाल दोगे, एच निकाल के ओ OH डाल दोगे, तो आप बना देते हो फिनॉल। डन डन डन। और ये सारे के सारे जो होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। डिफिनॉल का यूज आपको पता है, आप कहाँ करते हो? कहाँ करते हो फिनॉल का यूज? एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना? सारे के सारे ये क्या है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेंजीन हो गया, टुलीन, टुलीन भी होता है। टुलीन का क्या यूज करते हो आप? टोलीन, टोलुइन, टोलुइन। किसी को पता है? आप जो उसमें यूज करते हो पेंट थिनर, है ना? इनू की कहते आ, तार, तारपीन का तेल जिसको बोलते हो हिंदी में, कभी सुना है आपका तारपीन का तेल? सुना कभी आपने? तारपीन का तेल, है ना? तारपीन का तेल, है ना? तो तारपीन का तेल इज नथिंग, आपने उसकी स्मेल देखी ना कितनी ज्यादा चढ़ती है तारपीन की तेल की? बहुत ज्यादा चढ़ती है तारपीन का ऑयल, है ना? तो जो तारपीन का तेल है वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H8 होता है ना? तो ये कैसे होता है? बेंजीन की तरह ही होता है, ठीक है ना? पर यहाँ पे रेदर देन ओ OH की जगह यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स होता है। तो 6 ये हो गया, 7वां ये हो गया कार्बन, ठीक है ना? CH3 ग्रुप। डन डन डन। यस, वेरी गुड जोबन। तो जो ये साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके परफ्यूम इंडस्ट्री में बड़ा यूज करते हैं हम इसका, ठीक है ना? क्योंकि इसका नाम क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब आप जो भी परफ्यूम यूज करते हो, डियो यूज करते हो, दे ऑल यूज दिस, बेसिकली दिस फॉर्मूला, ठीक है ना? सेम टू सेम, बेंजीन, पेंटेन, ये सारा कुछ, ठीक है ना? साइक्लिकल कंपाउंड्स होते हैं। और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, ठीक है ना? डन 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 डन। ज्वलनशील। तो आपने अगर देखा होगा ये वाला कोई कंपाउंड देखा है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना? है ये है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ज्यादा ज्वलनशील होगा रेदर देन एक बेंजीन के या एक फिनॉल के। वाई? बिकॉज फेनिल फिनॉल या बेंजीन में भी क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है जी? डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए टाइम लगता है, और इसी कारणवश जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो ज्वलनशील इतने ज्यादा नहीं होते हैं। ज्वलनशील कौन ज्यादा होगा? सैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कितना बड़ा बात बोल गया मैं! सैचुरेटेड भी है, एरोमेटिक भी है, हाइड्रोकार्बन भी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बेसिकली तो परफ्यूम की बोतल में आपको बोला जाता है कि भैया जी कभी भी ट्राई मत करिए आग लगा के उसको
ऐसे करके आग लगाते, कभी देखा आपने? वो एकदम से फ्लेम जो जलता है ऊपर से, है ना? तो तभी उनको बोला जाता है कि ठंडे प्लेस पे स्टोर करिए, नहीं तो आग भी लग सकती है। मत करना भैया, फिर आप देखो भाई क्या हो रखा है, फिर हम मैं फोन करूं, मेरा नाम लो आप। सर ने बोला था ऐसा करने के लिए, है ना? मैं करके देखा, है ना? तो सर को पकड़ो आप जाके, है ना? ये देखो सबूत भी है लेक्चर में, सर मेरे को बता रहे हैं ऐसा करके देखना घर में। मैं बोल रहा हूँ देखा मत करो, ठीक है? इस कार्यक्रम में दिखाने जाने वाली सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, ठीक है ना? इनका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? तो लिटरली मत ले लिया करो कई बार बात को, बोलो ही मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, बीच बीच में दिखाना पड़ता है आपको, नहीं तो यू विल गो ब्लैंक, ठीक है? तो एरोमेटिक, द अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्यों? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक खुशबू आती है इनकी खास करके। या केमिस्ट्री में तो कभी नहीं यार, केमिस्ट्री इज हाईली वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल यू नो ना, उड़ जाती है। ओके, तो वी हैव डन फंक्शनल ग्रुप्स, नाउ वी शुड डू फंक्शनल ग्रुप्स एज वेल। अब हम सेकंड में आ गए हैं पार्ट में। जो सेकंड पार्ट हमने ये वाला एक मैंने आपको कराया था ना, ये देखो, लेट मी शो यू, ये स्लाइड देखना जरा, ये देखो, सॉरी, ये देखो, है ना? तो हाइड्रोकार्बन्स में, लेट मी पॉइंटर और यूज करने दो मेरे को। वी हैव डन हाइड्रोकार्बन्स, वी हैव डन what are branched hydrocarbons, what is isomerism, we have done what is cyclohexanes या cyclohydrocarbons। तो we have completed this whole chapter, okay? इसमें अभी यूजेज अभी हमने थोड़ा सा आगे जाके और करेंगे, ठीक है? बट ये बेसिकली आपका कंप्लीट करा दिया। नाउ वी आर मूविंग टू दिस साइड, ओके? डन डन डन, जल्दी जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है? जब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, देखो जब भी हाइड्रोकार्बन्स थे तो हमारे को पता था कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली आपकी, ओके एक मिनट, ओके डन। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। फर्क किस तरफ होगा? आइदर दे विल बी सैचुरेटेड और देर बी अनसैचुरेटेड। डन डन डन, ठीक है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है वो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो अनसैचुरेटेड होंगे। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक तीसरा एटम बीच में डालने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा कार्ब एटम कौन सा? यानी कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कोई भी इस तरह से, ठीक है ना? तो ये नए तरह से ग्रुप बनाता है, वो उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है जी? फंक्शनल ग्रुप्स का क्या मतलब है, ठीक है? खुद सोचो, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं या फ्लोरीन ऐड हो रहे हैं तो एक तरह का ग्रुप है ये, इसको बोलते हैं हम हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स, डन डन डन। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे इनकी क्या है? वैलेंसी क्या है? -1, याद है? हमने वैलेंसी पढ़ के आए थे, इनकी सबकी वैलेंसी -1 है, तो हम इनको बोलेंगे हेलो एल्कीन्स, ठीक है? जब ऑक्सीजन भी साथ में ऐड होती है, इनके अलावा नहीं, अगर H को रिमूव करके आप ऑक्सीजन लेके आ रहे हो या ऑक्साइड वो हाइड्रोक्साइड लेके आ रहे हो या आप CHO ग्रुप बना रहे हो, तो समझ लो ये सारे ग्रुप OO के साथ में ही बनेंगे। तो हम इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बट हेट्रोटॉमिक। तो O आता है तो आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप बनता है, इसका नाम है क्या बताइए? C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन, वेरी गुड। और अगर मैं लिख रहा हूं कीटोन, अगर मैं लिख रहा हूं CHO ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है भैया? CHO ग्रुप, एल्डिहाइड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगर OH है तो
अल्कोहल, अगर C डबल बॉन्ड O और OH भी है, ठीक है, तो कौन सा ग्रुप बनेगा ये? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। डन डन डन, मेजोरिटी वी हैव कवर्ड। कोई इससे अलावा रह गया? CHOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, या वी हैव डन, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, है ना? वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो an atom or a group of atoms which makes a carbon compound reactive and decides its properties or functions is known as functional group। ठीक है, जब आपके साथ में OH लग जाएगा, ठीक है ना, तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपके ग्रुप की पूरी की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, जो फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो। ठीक है, तो आप ध्यान दो, अल्कोहल विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और अल्कोहल विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए which OH group will be different from a aldehyde group, ketone group। इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं ये चीजें डालने से, या अल्केन डालने से, या अल्कोहल डालने से, या हेलोजन डालने से, एल्डिहाइड ग्रुप डालने से, तो वी विल कॉल देम एज फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, डन डन डन। तो आप याद रखो, अभी मैंने आपको बेंजीन के बारे में बताया था। बेंजीन जो था उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, जब आप उसके साथ OH ग्रुप डाल दोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। ये तो सिर्फ खुशबू देता था, ठीक है ना, ये खुशबू के साथ डिसइंफेक्टेंट भी बन जाएगा। जहां पे OH लग जाएगा, जहां पे अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, दे आर मोस्टली यूज इन द फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है ना, जैसे आप अगर आप वो आजकल यूज करते हो, ज्यादा आप यूज करते हो ना सैनिटाइजर, तो क्या होता है उसमें? अल्कोहल होता है, यूज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है, पढ़ा करोगे। चलिए चलिए चलिए, आके चलते हैं हेलोकेन्स, पहले कर लेते हैं लेट अस टू हेलोजन ग्रुप। ठीक है ना, एक्स कैन बी Cl, Br और आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। ये देखो, लेट मी शो यू समथिंग। एक मिनट रुको, एक मिनट बस। हाँ, ये देखो, दिख रहा है? जितने भी ये वाला ग्रुप है सारे का सारा, दिख रहा है कि रेड कलर से लिखूं? लेट मी शो इन रेड कलर। ये जितने का सारा ग्रुप है, ये सारा जन का क्या ग्रुप का क्या नाम है बताइए? हेलोजन ग्रुप। ठीक है, व्हाट इज दिस ग्रुप नोन एज? जल्दी जल्दी, व्हाट इज दिस ग्रुप नोन एज? ये वाला ग्रुप कौन सा है? नोबल गैस ग्रुप। और क्या बोलते हैं इसको? और भी कुछ बोलते हैं नोबल गैस के अलावा? कुछ और? वेरी गुड, नोबल गैस बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं उसको, याद है कहीं किसी को? जिनका सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, वी कॉल देम एज नोबल गैस ग्रुप। इनर्ट गैस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुस्कान। नॉन रिएक्टिव और इनर्ट गैसेस ग्रुप। ठीक है ना, इनर्ट गैसेस जिनका सब कुछ कंप्लीट है, दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस ग्रुप। और जितने भी आपके CFL है, या जो आज घर में यूज करते हो आप, वो हेलोजन, सॉरी, ये नोबल इनर्ट गैसेस के ही होते हैं। ठीक है ना, डन डन। व्हाट इज नोन एज दिस ग्रुप इज नोन एज, यहां से H को छोड़ के बाकी ये जो रेड वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं? नो, दे आर नोन एज, नो 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 नो, दे आर, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स साथ वाले, ये है एल्कली ग्रुप। ठीक है ना, एल्कली, ये एल्कली है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट?
एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हाँ, डन डन डन। कुछ ऐसे याद हम और करेंगे जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल कराऊंगा, बट ये अभी तक आपके लिए समझने के लिए काफी है। लेट अस मूव अहेड। कहां तक कर लिया था हमने? ओके ओके ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। तो वी विल कॉल देम एज हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस, तीनों डिवाइड हो गया। अब आप हेलो एल्केन्स समझ लग गया। उसी तरह अगर आप OH ग्रुप डाल रहे हो तो वो बन जाएंगे अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है जी। तो CH4 नाउ विल बिकम, जो पहले CH4 था, नाउ इट विल बिकम CH3OH। डन डन डन। ओके, CH3OH। तो H को रिमूव करके OH डाल दिया गया, तो टोटल ये क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे हम? मीथेनॉल। मैथ मतलब एक कार्बन था ना, तो मीथे नॉल, NOL, OL साथ में लग जाएगा, इसका सुफिक्स, इसका प्रीफिक्स। एक चीज याद रखना, जब भी आप हेलो ग्रुप्स में लिखोगे, कोई भी हेलो कंपाउंड्स को लिख रहे हो, जैसे कि लेट मी शो यू समथिंग, इफ आई हैव दैट स्लाइड। स्लाइड कहाँ गई वो? एक मिनट एक मिनट, नहीं इससे ऊपर वाली होगी, ये वाला देखो। ठीक है, तो एक रिमूव कर दिया, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। मिथाइल क्लोरीन नहीं बनाएंगे हम इसको। जब भी ये आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, कोई भी अल्केन ऐड कर दिया, ठीक है ना, हेलोजन ऐड कर दिया, यानी कि Cl या ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो होएगा वो पहले लिखना है, ठीक है ना, और मीथेन बाद में लिखना है। हमेशा इसका केमिकल नेम इसी तरह से लिखो, जैसे ये देखो, क्लोरीन, क्लोरो इथेन, ठीक है ना, क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन। तो गैस जो है, हेलोजन है, वो पहले लिखोगे आप, ऐसा नहीं लिखोगे मिथाइल क्लोरीन, ऐसे कभी नहीं बोलोगे आप, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे? क्लोरीन पहले, ठीक है ना। इस ग्रुप में सिर्फ ये चीज, सिर्फ इस ग्रुप में है, हेलो अल्केन्स में, ठीक है। ये एक्सेप्शन नोट कर लो। बाकी जितने भी लिखोगे आपको एंड में ओल डालना है, आल डालना है, ओन डालना है, या एसिड डालना है। समझ लगी ना? ठीक है ना। बाकी सारे पीछे लगेंगे, सुफिक्स में लगेंगे। ये वाला जो हेलो एल्केन्स है, हेलोजन ग्रुप है, उसको पहले आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, डन डन डन। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। नॉर्मली बोलने को तो आप बोल सकते हो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ये इसका कॉमन नेम है। डन डन डन। इसी तरह क्लोरोप्रोपेन का कॉमन नेम है प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल ग्रुप है ना, ये प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा, ये इथाइल ग्रुप बन जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। समझ लग गया? ये कॉमन नेम है। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन दिस थिंग। ओके, डन डन डन। सो वी हैव डन दिस ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप एंड CHO ग्रुप, है ना। तो CHO ग्रुप में एल्डिहाइड बोलेंगे, उसके साथ Al लगा देंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा? CH3CHO, ठीक है। ओके, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इथेनॉल जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। और एक मीथेनॉल भी आता है, HCHO, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन है तो इट कैन फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है। डन डन डन। ओके, नाउ जो सेकंड वाला कीटोन ग्रुप बना हमारे पास, जिसके साथ ONE लगना है, ONE, ठीक है ना। तो ये अकेला कंपाउंड नहीं बना सकता, इसके बाद ऐसा नहीं होगा मीथेनॉन, यू विल ऑलवेज फाइंड प्रोपेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन। तो आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए, तब आप ये बोल पाओ कि मीथेनॉन क्या होता है या प्रोपेनॉन। मीथेनॉन नहीं होता है कुछ भी चीज। तो आपके पास अलग से एक यहाँ पे कार्बन चाहिए, एक यहाँ पे कार्बन चाहिए। तो सबसे छोटा कंपाउंड इसमें जो बनता है वो है प्रोपेनॉन, याद रखो। ये दिख रहा है आपको? यू विल नॉट फाइंड इथेनॉन, यू विल नॉट फाइंड मीथेनॉन। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको कार्बन कंपाउंड कराया ये वाला, तो इसमें जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, COO। अब दो ग्रुप बचे, ये इधर
ये इधर, ये भी कार्बन ही होने चाहिए। ठीक है, तो यू विल फाइंड प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन, यू विल फाइंड दिस ग्रुप ब्यूटेनॉन। ठीक है, डन डन डन। ओके, एसीटोन, वेरी गुड। ठीक है ना, प्रोपेनॉन का नाम है एसीटोन। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्यों है ऐसा, ये समझने वाली बात है। ए कीटोन ग्रुप कैन नेवर अकर एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है, तो ये कार्बन चेन के एंड में नहीं हो सकता, CHO ग्रुप की तरह नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये हमेशा बीच में रहेगा। ये देखो, ये बीच में है। ठीक है ना, तो ये बीच में रहेगा, इसके कारणवश इसके आगे और पीछे दोनों कार्बन होने चाहिए, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। दैट इज वाई कीटोन ग्रुप स्टार्ट्स विद प्रोपेनॉन, देयर इज नो मीथेनॉन, देयर इज नो इथेनॉन। डन डन डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ठीक है, चलिए, और लास्ट में हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बिल्कुल सेम सेम टू सेम होता है जैसे अल्कोहल मैंने बताया था। और ये देखो, एल्डिहाइड बताया था। एल्डिहाइड्स में सबसे नीचे होता है मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, ये समय लग गया ना, CHO ग्रुप आएगा। CHO ग्रुप एंड में भी आराम से लिख सकते हो आप, इसमें कोई चक्कर नहीं है। चक्कर कहाँ है, चक्कर आपका आएगा जब आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कि कीटोन ग्रुप है, वो हमेशा आपको बीच में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके दोनों साइड कार्बन रहेंगे, तो इसका जो मिनिमम ग्रुप बनता है वो है प्रोपेनॉन। ठीक है जी, डन डन डन। और कॉमन नेम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड में, अगर याद करें तो फॉर्मेल्डिहाइड इज द नंबर 1, मीथेनॉल का ही नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, याद करिए फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये देख रहे हो मीथेनॉल, ये जो आपने देखा होगा, ये भेजा फ्राई, फ्राई नहीं है, ये भेजा को रखा गया है। ये आपका स्टोर करने के लिए यूज करा जाता है। जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हो ना, तो जो आपको डेड बॉडीज मिलती हैं, बड़ी पंजेंट स्मेल होती है फॉर्मेल्डिहाइड की, 2-4 दिन तो आपका सिर ही दुखता रहता है उसके, इतनी बदबू आएगी आपको वहां पे। कोई बात नहीं, तो आपको जो डेड बॉडी मिलती है वो प्रिजर्व की जाती है फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मलिन इसको बोलते हैं। इसका कॉमन केमिकल नेम इज फॉर्मलिन। इसका जो IUPAC नेम दैट इज मीथेनॉल। ठीक है, तो मीथेनॉल जो है वो आपका यूज होता है प्रिजर्वेशन में। और दूसरा बात, मीथेनॉल का आप यूज करते हो, याद रखो लो, फॉर्मेल्डिहाइड का जो आपकी सॉकेट बनती है, जहां पे आप प्लग इन करते हो ना, चार्जर लगाते हो जाके, तो वो जो प्लास्टिक जो वहां पे लगा हुआ है, वो प्लास्टिक बनता है आपका मीथेनॉल के साथ में। डन। और इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड भी बोला जाता है। डन डन डन। ठीक है, डन। एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी, डन डन डन। और ये आपको मैंने बता दिया है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, यस, ये लग गया समझ, क्यों कीटोन जो होता है वो प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही होता है। ठीक है ना, और प्रोपेनॉन का ही नाम है एसीटोन। एसीटोन कहाँ यूज करते हो आप, नेल पेंट रिमूवर, याद है, ये तो सबको याद होगा, लड़कियों को खास करके, कई लड़कों को भी शौक होता है, बट चलो, वी आर इन वेरी ओपन सोसाइटी, तो वी वेलकम एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो कईयों को शौक होता है भैया, जनरली शौक भी हो सकता है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। नेल पॉलिश निकाल के लगाने का, कई यहाँ पे लगाते होते हैं लास्ट वाले पे, पता नहीं क्या चक्कर है ना। चलो, जो अपने आप को मास्टर से समझते हैं ना, जैसे मैं बड़ा आर्टिस्टिक बंदा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेल बढ़ा लेगा वो, ठीक है ना, वो उस पे पेंट भी कर लेगा, चलते हैं भैया, शौक होते लोगों के। यस, कानों में मुंदरी डाल के, यस। तो प्रोपेनॉन बेसिकली इज योर नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट, पेंट नहीं लगाते हो आप, समझ रहे हो, पॉलिश और पेंट में बहुत अंतर है। ठीक है, पॉलिश इज यूजली डन ताकि आप शाइन करो, पेंट आप शादी वाले दिन करते हो अपने आप को अच्छे से, जब आप वो जाते हो ना ड्रेसर के पास, और वहां पे आपको HD मेकअप किया जाता है, तो क्या क्या नाम आ गया यार, HD मेकअप, मतलब जब वो उतारता है तो बंदे को पता चलता है असली क्या है, मेरे साथ धोखा हो गया।
होता है ऐसा, है ना? तुम्हें क्या पता, तुम्हारी शादी थोड़ा हुई है, लगेगा पता तुम्हें भी, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। सो दीज ऑल आर कीटोन बॉडी ग्रुप्स। तो प्रोपेनॉन आपको याद रखना है, एसीटोन को बोला जाता है, याद रखिए। ओके, चलो आ जाओ वापस। और आगे 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 चलते हैं हम। मिथेनोइक एसिड, और ये बाकी सबका मिथेनोइक जो है वो मिथेनोक मैथ से स्टार्ट होता है, सिर्फ कीटोन का प्रोपेन से स्टार्ट होता है। तो मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, याद रखिए फॉर्मिक एसिड। कहाँ पढ़ा था हमने फॉर्मिक एसिड? या एंट एंट जो स्टिंग है, तो फॉर्मिक एसिड उसके आपका दर्द होता है, जो खुजली होती है, जो आपको अनइजीनेस सेंसेशन आती है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी। फॉर्मिक एसिड जो किकड़ी कीड़ी होती है ना, रेड आंट होता है, वो भी आपको लगाता है, वो भी काटता है, तो उसके काटने से भी आपको फॉर्मिक एसिड ही लगता है, याद है। और ये जो फॉर्मिक एसिड है, इसको आपको न्यूट्रलाइज करना हो तो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड ए बेस। घर में बेस कहाँ मिलता है आपको? बेसिक सोल्यूशन कौन सा होगा? याद है, आप इनो पीते हो, इनो या टूथपेस्ट? वेरी गुड शिवम। टूथपेस्ट लगा लो ऊपर, या आप इनो को पानी में घोल के यहाँ के ऊपर लगा लो। दे वन एंड द सेम थिंग, दे विल एक्ट एज a base and they can neutralize the solution. Soap not exactly a kind of basic salt, that is a long chain palmitic acid containing nitrogen, sorry not nitrogen, sodium. सिरका इज एसिटिक एसिड, वो लगाओगे तो आप दुख और काम खराब कर लोगे अपना। सिरका तो एसिटिक एसिड होता है ना। सिरका होता है CH3COOH। ओके, तो सिरका नहीं डालना है, नमक नहीं लगाना है। नमक लगाओगे तो और पंगा पड़ेगा, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, कराया था यार, ऐसा मत करो, पुट्ठे सीधे की बात नहीं करनी, आप पुट्ठे सीधे मत करना, बोले सर ने बोला था ये लगाने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाद में मेरा नाम लगाएगा, भाई सर ने बोला था। पुट्ठियां सारियां ये लता मैं ही सिखाइया था है। ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देखो, आपने ये देखा होगा कई बार कि भाई जब आप गैस चलाते हो तो नॉर्मली व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्लू कलर फ्लेम, ठीक है ना, जो आपका गैस से ब्लू कलर फ्लेम निकलता है ना। अब ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। देयर इज टू काइंड ऑफ फ्लेम्स, ओके। दो तरह की फ्लेम्स होते हैं हमारे पास। व्हाट इज फ्लेम? हाउ यू डू डिफाइन ए फ्लेम? फ्लेम को किस प्रकार से आप डिफाइन करते हो? याद है, अगर एक कैंडल है तो ऊपर जो चल रहा है येलो येलो सा यहाँ पे, यार बहुत ही गंदी कैंडल है तो। लेट मी इंप्रूव माय ड्राइंग। चलो, मोटी मोटी सी ठीक लग रही है अब थोड़ी सी, है ना? यस। तो ये कि येलो कलर का होता है फ्लेम, ठीक है। एक आपको ब्लू कलर का फ्लेम देखने को मिलता है। ब्लू कलर का कहाँ देखा होगा आपने फ्लेम? देखा कहीं? एलपीजी गैस सिलेंडर में, जब आप रात खाना खाते हो ना, तो नीचे देखा करो, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वो ब्लू कलर का फ्लेम देता है। फ्लेम समझ दो, आग, ठीक है ना। ये येलो कलर की होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। केमिस्ट्री इन ऑल योर डेली लाइफ, ठीक है ना। तो जितने भी कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है, जब भी कोई चीज बलेगा, फ्लेम इज द रीजन वेयर द कंबशन और बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो जितना भी वोलाटाइल आपके पास क्या कहते हैं सब्सटेंसेस होंगे, whether that be gases or whether that be liquid और solids, ठीक है। लिक्विड क्या? आपका कैरोसिन ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया। अगर आप इसको आग लगाते हो तो आपको पता है, ठीक है ना, वो जलता है। तो अगर गैसियस सब्सटेंसेस हो गया, गैस कौन सी अगर आप यूज करोगे, जैसे कि एलपीजी हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये वाली सारी होती है, ठीक है ना। तो ये जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं, जब ये बर्न आउट होते हैं तो एक फ्लेम पैदा करते हैं, आग। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लेम, ठीक है ना, और एक आपने चीज पढ़ी होगी अंगीठी, चारकोल से जो फ्लेम निकलता है,
चारकोल, चारकोल देखा है, कोयला, है ना। तो अंगीठी आजकल आप बड़ा यूज करते हो उसको हाथ सेकने के लिए, कहते हैं जो अंगीठी चलती रहेगी वो रात सुबह तक चलती रहती है ना। डन डन डन। चारकोल, चारकोल से या कोल से कोयले का यूज करते हैं ना। तो वो अंगीठी होती है। क्या वो फ्लेम का अंतर आपको पता चल गया ना क्या होता है? जब आप कोयले को पहले आग लगाते हो, ठीक है ना, तो वो बाहर तक लपटें उसकी बाहर आती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेम। धीरे-धीरे वो लपटें बुझ जाती हैं और नीचे जो रेड कलर की, बिल्कुल रेड कलर की होती है, चारकोल आपने जो भी डाला कोल डाला होता है, वो जलना स्टार्ट होता है रेड येलो का। लेट मी शो यू, आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट। तो ये जो होएगा रेड कलर का, ये होती है आपकी अंगीठी, जिसको आप बोलते हो बर्निंग विदाउट फ्लेम। ये फ्लेम ये है ना, फ्लेम ये है, ठीक है, ये है बर्निंग विदाउट फ्लेम। ओके। ये ज्यादा टाइम तक सुलगती रहती है और ज्यादा टाइम तक आपको गर्मी देती रहती है। अब है हमारे पास अंतर, आपको समझना चाहिए जो वो अंतर है बिटवीन येलो फ्लेम एंड अ रेड फ्लेम। इन दोनों में क्या अंतर है? येलो फ्लेम जो होता है, रेड फ्लेम जो होता है, सॉरी रेड कह दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम, ठीक है ना। इनमें क्या अंतर होता है? येलो फ्लेम जो होता है, ये होता है बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लू जो होता है दैट इज कंप्लीट कंबशन। ये इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ये कंप्लीट कंबशन होती है। जब कंबशन का मतलब आता है, मतलब किसी भी चीज को आग लगाना, कंबशन। कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन की भरमार होना, ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन लेस। समझ लग गई? जो येलो फ्लेम होता है, याद रखना हमेशा, वो आपको ऑक्सीजन के अभाव के बारे में बताएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा अभाव होगा उतना ज्यादा आपका येलो फ्लेम बलेगा। जितना ज्यादा ब्लू फ्लेम बलेगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंसेस के पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसमें, और वो ब्लू कलर का फ्लेम होगा, ठीक है। अब इसको इस प्रकार समझो कि भैया जी, येलो फ्लेम आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप तो बोलो सर मैंने कैंडल जलाई और कैंडल का फ्लेम येलो है, ठीक है, इसका क्या मतलब? उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही? यस, उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। उनके पास ऐसा कोई वे नहीं होता कि उसके पास एक्सेस ऑक्सीजन आ पाए, ठीक है। दूसरी बात भी होती है, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उसका भी चक्कर होता है, ठीक है। डन डन डन। ये भी मैं बताऊंगा अभी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का अभी बात करते हैं, लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझ लो, यहाँ पे जो आपकी एलपीजी गैस होती है, ठीक है, वो ब्लू कलर से चलती है। आपने कभी वो देखा, क्या कहते हैं, स्टोव, स्टोव देखा होगा है ना, जिसके नीचे आप गैस लगाते हो। जो स्टोव होता है उसका अगर ऊपर जहां पे आपने सब्जी रखनी होती है, गैस का स्टोव जो होता है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो छोटे छोटे ऐसे करके ना बिंदु पड़े होते हैं, गोल गोल से, ठीक है। डन। हाँ। और उसके बीच में एक सेंटर में एक बहुत बड़ा होल होता है, कभी देखा हो? उस सेंटर में होल इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास जो नीचे से ऑक्सीजन आ पाए, ठीक है ना। और नीचे से ऑक्सीजन, ये छोटे छोटे बिंदुओं से गैस आएगी, आप लाइट लगाओगे तो वो चल पड़ेगी, ठीक है ना। माचिस लगाओगे तो वो जग पड़ेगी, और ये जो जग पड़ेगी तो ये ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम। ये समय लग गया? when there is presence of excess amount of oxygen that will generate blue flame। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि भैया जी आपके बर्तन काले हो रहे हैं, ठीक है ना, कभी देखा आपने, कभी नोटिस किया, है ना। तो आपके बर्तन काले हो रहे हैं, कहीं उसको आप उसको बोलते हैं सूट फॉर्मेशन। सूट, सूट सूट होता है ना, काला काला कालख जिन्हों आप पंजाबी च कहने हैं, कालख जम जाती है ना। तो जब कालख जमनी जाती है तो आप नीचे देखना कौन सा फ्लेम होगा, कभी नोटिस किया? ब्लू ब्लू के साथ साथ में येलो फ्लेम बड़ा आ रहा है। तो येलो फ्लेम आ रहा है, इसका मतलब होता है कौन सी कंबशन हो रही है? इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होएगी, इनकम्प्लीट,
इनकम्प्लीट मतलब उसको ऑक्सीजन का अभाव है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जो ये बीच में आपने बीच में जगह दी ही थी ऑक्सीजन की, वो उसमें छोटे-छोटे कण भर गए हैं, उसमें गट्टा जम गया, उसमें उसमें डर्ट पार्टिकल्स जम गए हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन ला आपके फ्लेम तक प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही, उसके कारण येलो फ्लेम हो रहा है। येलो फ्लेम क्या दर्शाता है? इनकम्प्लीट कंबशन। और जब भी इनकम्प्लीट मतलब पूरे तरह से कोई चीज़ न जलती नहीं है, तो वो सूट पैदा करती है। डन, डन, डन? You understood this concept? It's a very important concept. चूल्हे पे भी यस। तो अगर आपका चूल्हा कालख कर रहा है तो अपने मतलब इसको चूल्हे को लेके जाओ और उसको साफ कराओ। कहते हैं ना कि चूल्हा साफ करने वाले भी होते हैं हमारे यहाँ पे बंदे। वो चूल्हे का हर एक चीज को निकाल के, हर एक पाइप को निकाल के साफ सुथरा करते हैं ताकि उसमें कोई चीज ना जमे। पाइप भी जो होती है उसमें भी कई बार वाटर वेपर जम जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको सबको चेंज करना चाहिए हर 6 to 8 मंथ के बाद। तो सोचो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, नहीं कर रहा हूँ। व्हाट विल हैपन टू द एफिशिएंसी? जो एक सिलेंडर आपका 1 महीना निकालता था, तो वो एक सिलेंडर अब आपका 20 दिन निकाल रहा है। ठीक है ना? लग रही समझ? यस, क्योंकि फ्यूल ज्यादा खपत हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आपने देखा है कि आपकी गाड़ियों को बोलते हैं ना कि भई अपनी इसकी वो हर एक 5 या 6 महीने बाद सर्विस करा लो, तेल-तेल चेंज करा लो, वो चेंज करा लो, फलाना-ढिमकाना चेंज करा लो। उसी तरह उसकी एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट? तो सूट किसमें होएगी? इनकम्प्लीट सन कंबशन में। आपने देखा होगा कि जब आप मोमबत्ती जलाते हो और उसके ऊपर हाथ थोड़ा-सा ऊपर करके हाथ या कोई चीज़ रख दो, वो ना कालक-कालक सी हो जाती है। वो कालक क्यों होती है? दैट इज़ अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, दैट इज़ द साइन ऑफ सूट फॉर्मेशन। सूट फॉर्मेशन होती है, कालक जम जाती है। वो कालक इसलिए जमती है। और पहले आपने देखा होगा, अभी तो इट्स नॉट कॉमन, जो लोग पहले लालटेन जला के पढ़ाई करते थे, ठीक है? या चूल्हे में पढ़ाई करते थे, तो उनमें सूट फॉर्मेशन बड़ी होती थी, ब्लैकनेस सी बहुत आ जाती थी, ठीक है ना? तो वो आपके लंग्स के लिए बहुत हानिकारक है। एक चीज़ और आपने सुनी होएगी, कभी भी अंगीठी को अपने कमरे में रख के सर्दियों में नहीं सोना चाहिए। क्या रीज़न है? कहते हैं ना अंगीठी को जब आपने कोयले का बख लिया अच्छे से, उसको अपने कमरे में रख के नहीं सोना। यस, बिकॉज़ एक तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, दूसरी बात सूट फॉर्मेशन हो रही है, तीसरी बात जो आपके पास गैस बन रही है, वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। डन, डन, डन? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस है आपके लिए। ये क्यों? क्योंकि इसकी अफ़िनिटी फॉर आपका हीमोग्लोबिन एचबी, आपके अगर आप सांस लेते हो तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेके जा रहे हो तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आप बेहोश हो जाओगे। और हो सकता है कि वो बेहोशी परमानेंट बेहोशी में तब्दील हो सकती है। ऐसा ना हो तो आपको अंगीठी में अंदर नहीं लेके जानी अपने रूम में। ठीक है? डन, डन, डन। तो ये जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जल्दी अटैच कर लेती है अपने आप को हीमोग्लोबिन के साथ में और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है? जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी तो हीमोग्लोबिन अब फ्री नहीं होगा आपका ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डेथ हो जाएगी, स्लो डेथ। ओके, डन, डन, डन। यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ समय लगा केमिस्ट्री का? आज हमने कितना कुछ पढ़ा है। इज इट इंटरेस्टिंग नाउ? इन कार्बन ये इंटरेस्टिंग है। टेक द स्क्रीनशॉट्स ताकि आप इस कंसेप्ट को घर जाके भी पढ़ सको एक बार। ठीक है? डन, डन, डन। ओके, ओके। नाउ एक और कंसेप्ट करना है और इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। एक कंसेप्ट और है हमारा, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, सॉरी, वी हैव डन दिस। अच्छा, घर मैंने बोला घर चलते हैं। अच्छा, सॉरी, है ना? तो ये हमने पढ़ा कंबशन वाला, हमने करके देख लिया केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है? देखा करो, ऑब्जर्व करा करो, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। ठीक है ना?
तो आप बोला मम्मी को, मम्मी जी क्या कर रहे हो आप, सिलेंडर क्यों खराब कर रहे हो, कालक है तो आप इसको जलाओ मत, इसका मतलब इसको साफ करना होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि मीथेन जो नेचुरल गैस, इसका नाम नेचुरल गैस भी हम बोलते हैं या बायोगैस भी बोलते हैं इसको, अगर ऑक्सीजन में हम उसको कंफ्यूज करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन इसको सफिशिएंटली नहीं दे रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है। वो आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा, सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है। जितने भी एल्केन एल्कीन एल्काइंस होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है, वो हीट एंड लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालेंगे जब इनको आप गर्म करोगे, सीधी सी बात, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं, इसके वजह से हम इनका यूज कहाँ करते हैं बताओ, इनका यूज हम करते हैं एज पेट्रोल, एज एलपीजी, एज डीजल। अब ये भी देखा होगा आपने इस एग्जांपल में, ठीक है ना, वेयर कैन वी पुट पेट्रोल एंड वेयर कैन वी पेट्रोल डीजल, डीजल कहाँ डाल सकते हैं हम, डाल सकते हैं ना इसमें। वैसे तो ये दोनों ही इस तरफ ही आने चाहिए, दोनों इनकम्प्लीट कंबशन है, ठीक है। बट डीजल का खास करके आपने जो ट्रक चलते देखे होंगे, ठीक है ना, तो ट्रक के आगे अगर आप हाथ रखो जब वो रेस दे रहा है और एकदम से वो पटाखा छोड़ता है ना, ठक, काला मुंह हो जाता है। किसी ने वीडियो भी डाली थी, है ना, पूरा मुंह काला हो जाएगा उसका। कभी देखी है वीडियो आपने, नेट पे है अभी। तो उसने पैर रख दिया अपने तो, है ना, जो उसका सिलेंसर होता है वो फटक बजा, तो पूरा मुंह काला हो गया उसका। तो वो उसका ये जो सूट बनती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है, इनकम्प्लीट कंबशन से। तो इनकम्प्लीट कंबशन उससे सूट बनेगी, और ये डीजल है वो ज्यादा सूट बनाता है, तो इसलिए बात करते हैं हम डीजल जो है वो, जो है एक तो सस्ता होता है, और एक क्या होता है कि ये इनकम्प्लीट कंबशन है, ये ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है रादर देन पेट्रोल। पेट्रोल ज्यादा साफ सुथरा फ्यूल है हमारे लिए, ठीक है ना। डन डन डन, वी हैव डन दिस। हाँ, अब आपने कभी आग में घी डाल के देखा, कोई तो मुहावरा तो चलो है ही है, वैसे भी अगर आपने कभी देखा हो आग में घी डाल के, व्हाट काइंड ऑफ फ्लेम डिड वी गेट, इज अगेन येलो फ्लूइड, ठीक है ना। और कभी आपने देखा हो कि भैया जी, अ, ये जो होता है आपकी तेल जो होता है, ये मतलब रोटी के ऊपर मिस्सी रोटी बनाते हो या वो रोटी बनाते हो, तेल डालते हो ना उसके ऊपर, तो कई बार वो तेल नीचे फ्लेम में चले जाता है ना, तो वो फ्लेम में जाके कौन सा कलर करेगा, अगेन येलो कलर, पता है ना। तो ये येलो कलर जो अनसैचुरेट ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं आपके, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट्स जो आप खाते हो, दे ऑल कैरी दिस कंसेप्ट, दे ऑल आर इनकम्प्लीट कंबशन के लिए आपको जाने जाते हैं। डन डन डन, ओके, वी हैव डन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑल द डन 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 डन, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इसी तरह से होते हैं। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, सोचो, ये मीथेन है ना, एक एच को छोड़ देगी, और एक क्लोरीन जो है वो इसका, एक क्लोरीन इधर चले जाएगा, एक क्लोरीन जो एच यहाँ पे छूटा वो निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगी। डन, ठीक है। एक आपने पढ़ा था, अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या चक्कर होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है, यानी कि जैसे आपने CH4 लिया, ठीक है, एक एच चला जाएगा, ठीक है, तो Cl2 से रिएक्ट किया, क्लोरीन से रिएक्ट किया, तो CH3Cl बना देगा, प्लस HCl बना देगा। अगर आप और क्लोरीन देते हो, इसको और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो, तो एक और कंपाउंड बनेगा CH2Cl। अगर फिर भी नहीं माने आप, फिर भी कराते रहेगे हो, CH2Cl2, ओके, फिर और क्लोरीन डाल दी इसके अंदर, तो बन जाएगा CHCl3। व्हाट इज दिस CHCl3? क्लोरोफॉर्म, जिसका कॉमन नाम है क्लोरोफॉर्म, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या है, ट्राई क्लोरो मीथेन। डन डन डन, ट्राई क्लोरोमीथेन। आर यू अंडरस्टैंड? तो क्लोरोफॉर्म का यूज आप क्या करते हो, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में भी, जो कातिल होता है
वो अपने एक शिकार को पहले नाक से वो ना हैंकी से वो सुंघा देता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर behoshing the patient, anesthetizing the patient, okay, anesthesia, yes। तो बेहोश करने के लिए डॉक्टर आपका ये काम करते हैं, पहले बेहोश करके बाद में गड़िया गुड़िया अंदर ही फेंक आते हैं, ठीक है ना। यू नो दिस इज वेरी कॉमन एक्चुअली, बहुत ज्यादा कॉमन है। कई बार आपने, ये मजाक वाली बात भी है और एक तरह से मतलब सीरियस बात भी है। कई बार वो, और पता है ये चीजें नोट करते हैं, पता नहीं कभी आपने, आपको ये पता है कि नहीं, लेकिन जितने हमने वहां पे रखे होते हैं ना औजार, ठीक है, और खास करके ये सारा कुछ औजार हम देखते हैं भैया कि कहीं अंदर तो नहीं रह गया, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ए वेरी कम्प्लेक्स टिश्यू, और अगर आप उसके अंदर कुछ डाल दोगे पता भी नहीं लगेगा भैया, ठीक है। तो एक आपने वो देखा होगा, वो अक्षय अक्षय कुमार की मूवी थी कटरीना कपूर के साथ, है ना, कम बख्तिश करके, है ना, उसमें वो अंदर घड़ी छोड़ आता है तो चलती रहती है उसकी, है ना, वो आँच रह जाती है उसकी, यस यस यस। इट्स अ क्वाइट कॉमन थिंग, बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इतने ज्यादा, और क्योंकि एक नाड़ को उठाने के लिए भी एक कंपोनेंट होता है, एक स्पैचुला होता है, उसको उठाने के उसको साइड करोगे तो फिर वो पकड़ के रखना पड़ता है, फिर दूसरा पकड़ के रखना पड़ता है, तीसरा, ऐसे करके बहुत ज्यादा गहरा जाना है, तो बहुत ज्यादा आपको चीजें बीच में हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई टू बी वेरी अबाउट इट, ठीक है। तभी हम जो डॉक्टर होते हैं आपसे पहले लगा लेते, भाई हमारा कोई पता पुता नहीं है हमारे को, तो अगर कुछ रह गया तो देख लेना, आपसे इतना बड़ा फोरम बनाया जाता है, ठीक है। तो काफी कॉमन है ये चीजें, बट इट्स सीरियसली फ्लॉड ऑन द एथिक्स ऑफ द पर्सन आल्सो, बहुत ज्यादा एथिक्स के ऊपर इसका क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हाँ, चलिए, ये अनसैचुरेटेड है, हमें पता है। अनसैचुरेटेड को अगर आप हाइड्रोजन से कनेक्ट कराओगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजिनेशन। और ये हाइड्रोजिनेशन जो होता है, इस करके आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करा देते हो। हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। डन डन डन। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर कल हम मिलते हैं। कल से फिर कल आपकी क्लास थोड़ा जल्दी लगेगी, क्योंकि आई हैव टू गो टू रेनू मैम आल्सो, उन्होंने हमें कल मीटिंग की है, तो वी विल सी यू टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। ठीक है, वी विल डिस्कस दीज रिएक्शंस जो हम आज कर गए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। चलो पढ़ो इसको, टेस्ट मैं आपको जल्दी दूंगा, मेरा प्लीज थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी बनाने में, तो मैं पहले आपका ये चैप्टर खत्म करा दूं, फिर एकदम से इकट्ठा टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। इसका टेस्ट की मत चिंता लो, टेस्ट तो मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके, बी रेडी, बट मैं एक दो दिन का नोटिस ही दूंगा आपको, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। कल जल्दी क्लास होएगी, कोई बात नहीं इंद्रजीत कौर। ओके बाय बाय।